नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारत भारती में। दोस्तों, पूरे विश्व में इस समय एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम कोविड-19 कोरोना वायरस। इस वायरस के आने से प्रतियोगी परीक्षाएं जितने भी छात्र तैयारी करते थे, सब पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। कोचिंग संस्थानें बंद हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप तक एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में हम आज देखते हैं, पढ़ते हैं। आइए देखिए, भारत का इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ये प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल कहते हैं, दूसरा है अधैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसको समझ लीजिए। पहला है प्रागैतिहासिक काल और दूसरा है अधैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इस काल में, अब इस कालों को समझ लीजिए। इस काल में अंतर क्या क्या था, किस काल में मानव कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उस समय उनको ज्ञान था कि नहीं था, इसके बारे में 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहले इसको देखिए, हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में। इस काल में जो मानव थे उनका साक्ष्य लिखित नहीं था और न ही उनका साक्ष्य लिखित मिला है। इस काल के मानव को पत्थरों का प्रयोग करते थे। ये प्रागैतिहासिक काल है। इसीलिए पाषाण काल का मतलब पाषाण मीन्स पत्थर का प्रयोग करते थे, इसलिए इसको पाषाण काल कहा गया। इस काल में साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिले। दूसरा समझ लीजिए। अब अधैतिहासिक काल में साहित्यिक साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं गया। इस काल में हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। एक प्रश्न अगर आ गया कि हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हम क्या बताएंगे? अधैतिहासिक काल। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न बन सकता है कि अधैतिहासिक काल में साहित्यिक साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले, लेकिन उन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया। इस काल में हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान दीजिएगा। अब आगे आइए ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित एवं पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले। ध्यान दीजिएगा, ये 3 पार्ट अलग अलग हैं। ऐतिहासिक काल में लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले, पढ़े भी गए और खुदाई में अवशेष भी मिले। यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, ना ही उन्हें अक्षरों का ज्ञान था, खाली पत्थरों का इनको ज्ञान था। अधैतिहासिक काल में साहित्यिक साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, लेकिन जो साहित्यिक साक्ष्य मिले उनको पढ़ा नहीं जा सका। उनकी भाषा दूसरी थी जो आज तक नहीं पढ़ी गई। इसी अधैतिहासिक काल में हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। अब तीसरा ऐतिहासिक काल वही है कि इसमें लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले। जो लिखित में मिला, साहित्यिक में मिला, उसे पढ़ा भी गया
और जो खुदाई में अवशेष मिले, खुदाई में अवशेष भी मिले। जैसे वैदिक काल, वैदिक काल के बारे में हमें ऐतिहासिक काल से जानकारी मिलती है। वैदिक काल के उस समय के ग्रंथ, वेद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में इनकी भी किताबें मिली हैं, जिसको हम पढ़ सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल भारत में सबसे पहले खोज, प्रागैतिहासिक काल की भारत में सबसे पहले खोज रॉबर्ट बुशफोर्ड ने किया। ये प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की खोज किसने की, तो ये प्रश्न हमारा आएगा कि उत्तर होगा रॉबर्ट बुशफोर्ड। 1820 ईस्वी में जगन्सन प्रमसन ने इसे 3 भागों में बांटा। कब बांटा? 1820 ईस्वी में। प्रश्न पूछ सकता है कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। नोट करिएगा ये प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारा प्रश्न उत्तर क्या होगा? 3 भागों में। पहला पाषाण काल, दूसरा कांस्य युग और तीसरा लौह युग। ये तीनों अलग अलग जानकारी देते हैं। और इसको बांटा किसने? जगन्सन प्रमसन ने। पाषाण काल पत्थरों का काल, पत्थरों के बारे में जानकारी जो मिलती है उस समय के मानव को थी। प्रागैतिक काल के मानव को पाषाण काल का युग अलग हुआ। उस समय शिकार के लिए लोग मानव पत्थरों के औजार का प्रयोग करते थे, तो वो कौन सा काल हुआ? पाषाण काल। फिर इसी में कांस्य युग आया। कांस्य युग एक मिश्र धातु है जो तांबा और टिन से मिलकर बनती है। शिकार के लिए मानवों ने जब कांस्य का प्रयोग किया तो उसे कांस्य युग कहा गया। तीसरा आता है लौह युग। लौह युग लोहे से बने हुए औजार, जब मानवों को लोहे का ज्ञान हुआ, लोहे से बने औजारों से वो शिकार करते थे, उसको लेकर चलते थे, तब लौह युग आया। और ये उत्तर वैदिक काल, भारत में उत्तर वैदिक काल में लौह युग की खोज हुई। लौह युग की खोज हुई कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। अब और आगे चलिए। भारत में पुरातात्विक के जनक, अगर ये सब देखिए 3 युग में बांटा गया इसको, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। उसके बाद भारत में पुरातात्विक के जनक, भारत में पुरातात्विक के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में पुरातात्विक के जनक कौन हैं, तो हमारा उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। पाषाण काल को, अब इधर समझ लीजिए, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो समय है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। कुछ लोग ईसा पूर्व और ईसवी समझ रहे होंगे, तो इसको देख लीजिएगा। 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक कौन सा काल था? पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो समय आता है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक, ये मध्य पाषाण काल का समय है। और नव पाषाण काल का जो समय है 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। अब कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि ये 10,000 ईसा पूर्व से मध्य पाषाण काल और 10,000 ईसा पूर्व से नव पाषाण काल, तो ये दोनों सामान्य थे। देखिए ये जो ये समय है 10,000 से 4,000 के बीच,
ये दोनों का संक्रमण काल का समय था। जो घटनाएं, कुछ चीज़ें इनको जानकारी उस समय नहीं थी जो यहाँ हो गई थी, कुछ जो इनको जानकारी हो गई थी यहाँ नहीं थी। तो इसलिए जो है ये 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक संक्रमण काल कहा जाता है। अब इसको समझने के लिए हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इनके लक्षण को समझ लीजिए कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या मिला, क्या करते थे उस समय के मानव, मध्य पाषाण काल में उस समय के मानव क्या करते थे, और नव पाषाण काल में उस समय के मानव अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, किस तरह भोजन करते थे, किस तरह रहते थे, क्या उनकी दिनचर्या क्या थी, इस बारे में जानकारी देखना है। देखिए, उस समय का लक्षण था, पूरा पाषाण काल का मानव शिकारी था, खाद्य संग्राहक, अपने भोजन के लिए इधर उधर जंगलों में भटकता रहता था और जिस जगह रहता था वहाँ के जानवर का शिकार करता था। वहाँ के जानवर आसपास के ख़त्म हो जाते थे तो एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता था। कृषि एवं पशुपालन की जानकारी उस समय के मानव को नहीं थी। प्रश्न आएगा, आपसे पूछेगा कि किस काल के मानव को कृषि और पशुपालन की जानकारी नहीं थी, तो हमारा उत्तर होगा, आपका उत्तर होगा, पूरा पाषाण काल के मानव को पशु और कृषि की जानकारी नहीं थी। अब मध्य पाषाण काल में देख लीजिए, उसी सब क्या हुआ। मध्य पाषाण काल में मानव शिकारी तो रहे, मध्य पाषाण काल में जो मानव था वो शिकारी तो बने रहे, साथ साथ पशुपालन और कृषि की जानकारी भी उनको हुई। देखिए, ना पूरा पाषाण काल में शिकारी थे, अपने भोजन की खोज में जंगल में एक जगह रहते थे, वहाँ शिकार करते थे, वहाँ के पशु खत्म हो जाते थे तो दूसरी जगह चले जाते थे और उन्हें कृषि और पशुपालन की जानकारी नहीं थी। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, शिकारी तो थे, वो शिकारी बने रहे अपने खाने के लिए, लेकिन पशुपालन और कृषि की जानकारी भी हुई उनको। और सर्वप्रथम उन्होंने कुत्ता पाला। ये प्रश्न आएगा, कुत्ता किस लिए पाला? क्योंकि कुत्ता मानव की रक्षा करने के लिए होता है, मानव की सुरक्षा के लिए होता है उस समय। तो देखिए, प्रश्न आपसे पूछेगा कि किस काल के मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता पाला। ये प्रश्न बना, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता पाला, तो आप क्या उत्तर देंगे? मध्य पाषाण काल का मानव। अब नव पाषाण में आइए, नव पाषाण में देखिए, नव पाषाण में मानव कृषि की खोज हुई। नव पाषाण का जो मानव था वो खेती करने लगा, पशुपालन की शुरुआत हुई, समाज के साथ अस्थायी निवास प्रारंभ कर दिया। नव पाषाण काल का मानव कृषि और पशुपालन की शुरुआत कर दिया, समाज के साथ अस्थायी निवास प्रारंभ कर दिया, नव पाषाण काल का मानव। अब औजार में आ जाइए कि उस समय के मानव के पास औजार क्या थे। तो उस समय के मानव, पूरा पाषाण काल में औजार यूज होता था क्वार्टर जाइट, सल्क और ब्लेड। पूरा पाषाण काल में मानव क्वार्टर जाइट, सल्क और ब्लेड जो पत्थर से बने होते थे उनको यूज करता था, बड़े पत्थरों से। पूरा पाषाण का मानव बड़े पत्थरों के हथियार। लेकिन मध्य पाषाण काल का जो मानव था वो माइक्रोलीथ अर्थात सूक्ष्म पत्थरों का उपयोग करने लगा। उसको ज्ञान धीरे धीरे होता गया। माइक्रोलीथ अर्थात सूक्ष्म पत्थर के औजार शिकार करने के लिए छोटे पत्थरों का उसने प्रयोग करना चालू कर दिया। नव पाषाण काल का मानव,
नवपाषाण काल का मानव के औजार ब्लेड के औजार थे और वो किससे बनते थे? पत्थर और हड्डी से। इतने पतले और नुकीले औजार नवपाषाण काल का मानव बनाया किससे? हड्डी और पत्थर से, लेकिन इतने पतले बनाया कि ब्लेड जैसे काम करते थे, इसलिए उनके पत्थर औजार और नुकीले हो गए। अब स्थल देख लीजिए कि किस स्थान से क्या प्राप्त हुआ। किस स्थान से क्या प्राप्त हुआ? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में क्या प्राप्त हुआ? तो पूरा पाषाण काल में अतिरमपक्कम तमिलनाडु में है। पूरा पाषाण काल में अतिरमपक्कम तमिलनाडु, हथनोरा एमपी से मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले। देखिए, पूरा पाषाण काल में जो स्थान थे वो क्या मिले वहाँ से? अतिरमपक्कम जो तमिलनाडु में है हमारे, और हथनोरा एमपी से मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले। भीमबेटका गुफा ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, जो नर्मदा घाटी के तट पर है। वहाँ से चित्रकारी, आदि मानवों की प्राचीनतम चित्रकारी मिली भीमबेटका गुफा से, जो एमपी में है। और मिर्ज़ापुर से तीनों काल के मृद भांड मिले। मिर्ज़ापुर आपका यूपी में है, वहाँ से तीनों काल के मृद भांड मिले हैं। अब मध्य पाषाण काल का मानव के जो स्थल थे अधिकांश यूपी से हैं। कहाँ से हैं? अधिकांश उत्तर प्रदेश से हैं। चौपानी मांडो से मृदभांड, यूपी में ही चौपानी मांडो से मृदभांड मिला। मिट्टी के बर्तन, मृदभांड का मतलब मिट्टी से बने बर्तन मिले। सराय नाहर यूपी से मृदभांड, बागौर राजस्थान से पालतू कुत्ता के अवशेष और पालतू कुत्ता के अवशेष मिले। अब नवपाषाण काल में देख लीजिए। नवपाषाण काल में बुर्ज होम नवपाषाण काल में बुर्ज होम जो कश्मीर में है, वहाँ से गर्तावास का मतलब होता है कि गड्ढे बनाकर रहना। जमीन से नीचे गड्ढे खोदते थे उस समय के मानव, और उसी गड्ढे में रहते थे। तो कहाँ से प्राप्त हुआ? बुर्ज होम से। प्रश्न आपको ये बनेगा कि गर्तावास कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर आपका होगा बुर्ज होम कश्मीर से। इसमें मानव के साथ देखिए, जब बुर्ज होम में गर्तावास प्राप्त हुआ, गड्ढा जमीन से नीचे गड्ढा खोद के नवपाषाण काल के मानव रहते थे, तो उस गड्ढे में मानव के साथ सर्वप्रथम कुत्ते को भी दफनाया गया। ये दूसरा प्रश्न आपसे बना कि कहाँ के गर्तावास में या किस जगह मानव के साथ कुत्ते का भी शव दफनाया गया, या किस काल में मानव के साथ कुत्ते का शव दफनाया गया। तो काल पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? नवपाषाण काल। अगर जगह पूछेगा तो हम बताएंगे बुर्ज होम कश्मीर। चिरांज बिहार में, चिरांज एक बहुत ही मशहूर जगह है जो बिहार में आती है। वहाँ से मृद भांड मिला है, मिट्टी के बर्तन, औजार। कोलडिहवा जो अपने उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पुराना साक्ष्य अगर कहीं मिला है तो वो कोलडिहवा उत्तर प्रदेश से मिला है। मेहरगढ़ जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ सबसे प्राचीनतम खेती के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़
ये हमारा एक प्रश्न बनता है कि सबसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो क्या हम लोग बताएंगे कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। दूसरा कि कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हम बताएंगे मेहरगढ़ पाकिस्तान। क्लियर हुआ। अब आगे देखिए कि उस समय की मानव खोज क्या किए थे। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला आधार किस सन में क्या हुआ, फिर लक्षण उस समय के क्या करते थे, फिर उनके पास औजार तीनों काल के मानवों के पास क्या थे, फिर कहाँ स्थल कहाँ निवास करते थे, कहाँ रहते थे, ये तीनों काल ने आप देखा। अब खोज पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का मानव उस समय खोज क्या किया, इसके बारे में देखिए। पूरा पाषाण काल का मानव उस समय आग की खोज हुई। आग की खोज कब हुई, पूरा पाषाण काल में, लेकिन आग का व्यवहारिक उपयोग पूरा पाषाण काल के मानव नहीं जानते थे। अगर प्रश्न आएगा, पूछेगा कि आग की खोज किस काल में हुई, तो हमको टिक लगाना है पूरा पाषाण काल में। कहाँ लगाना है, पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई, लेकिन व्यवहारिक रूप से आग का प्रयोग पूरा पाषाण काल का मानव नहीं जानता था। मध्य पाषाण काल में क्या खोज हुई, मध्य काल का जो मानव था वो आग का व्यवहारिक उपयोग करने लगा। व्यवहारिक उपयोग का मतलब कि उस समय जो शिकार करता था मानव, जो मानव शिकार करता था, तो उस समय मांस को आग में भूंज कर खाने लगा। यही व्यवहारिक उपयोग हुआ। और पूरा पाषाण काल का मानव आग जानता था, लेकिन आग में मांस नहीं भूंज के खाता था, वो कच्चा ही मांस खाता था। इसलिए पूरा पाषाण काल में उसे आग का व्यवहारिक उपयोग नहीं पता था। लेकिन मध्यकाल का मानव आग का व्यवहारिक उपयोग करने लगा और अपने द्वारा शिकार किया हुआ मांस वो भूंज के खाने लगा। अब आइए नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल का मानव जीवन जीने के लिए जो उपयोगी है, सबसे पहले नव पाषाण काल का मानव पहिए का आविष्कार किया। उस समय जो खोज हुई नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल का मानव पहिए का आविष्कार किया, खेती करने लगा और समाज के साथ, अपने परिवार के साथ रहने लगा। परिवार के साथ रहने का मतलब है कि वो समूह में रहने लगे। अपने 4-6 लोग, 10 लोग, 20 लोग का जो समूह है, परिवार है, उसमें वो रहने लगे। तो यहाँ तक हम समझ रहे होंगे कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप बाय स्टेप जो हमने बताया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसके बारे में आपको हमने स्टेप बाय स्टेप बताया। लक्षण, औजार, स्थल, खोज, उनके लक्षण क्या थे, इनके पास औजार क्या थे, कहाँ इनका निवास था और खोज इन्होंने क्या क्या किया, ये जानकारी आप रखिए। आज इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।